नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, सामान्य हिंदी से जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसका यह है 18वां भाग लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं। और इसमें भी सामान्य हिंदी के मिश्रित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इनका हम हल बहुत ही बारीकी से समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और बता दें आपको, ये हमारे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करना है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि नी विकार क्या है। इसमें से बताना है कि नी विकार इनमें से सही क्या है, शुद्ध क्या है। निविकार, निह विकार, निर्विकार या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है निह धन विकार इनमें से कौन सा शुद्ध है, वो बताना है आपको। निर्विकार, निविकार, निहविकार या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, यह हमारा विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। तो इसका सही हमारा निर्विकार होगा। क्या सही होगा? निर्विकार। अब निर्विकार कैसे? अब देखिएगा, जो हमारा विसर्ग होता है साथियों, विसर्ग का हमारे रा वर्ण में आदेश हो जाता है। किसमें? रा वर्ण में आदेश हो जाता है। और विसर्ग का रा, तो अगर हम निह का कहें निर हो जाए, निह का क्या हो जाता है? निर हो जाता है। जब निह का निर होता है साथियों, तो क्या होगा? ये कैसा होता है? ये हमारा स्वर रहित रा होता है। और इस स्वर रहित रा का क्या करते हैं हम, ये आगे वाला जो हमारा वर्ण है वा, उस पर क्या आ जाती है? ये मात्रा आ जाती है। याद रखिएगा साथियों, हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ये वाला रा होता है, ये आपका पूर्ण रा होता है। ये जो मात्रा होती है वो पूर्ण रा की होती है। और जो ऊपर ये हम इस तरीके से मात्रा लगाते हैं, वो हमारे स्वर रहित रा की मात्रा होती है। तो जो निर्विकार है वो हमारा निह विकार का सही रूप होगा, क्योंकि विसर्ग का क्या हो जाता है? रा आदेश हो जाता है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा यह है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द से विसर्ग संधि है? निम्न में से किस शब्द में क्या है? विसर्ग संधि है। आपको ये बताना है। सज्जन, अतएव, सदैव या नरेंद्र। सज्जन, अतएव, सदैव या नरेंद्र। तो साथियों, इसमें क्या है, जो हमारा अतएव है शब्द, वो हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर अतः धन एव होगा और हमारे विसर्ग का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर ये अतएव बन गया है। तो ये हमारे विसर्ग संधि का सही उदाहरण है। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या होगा? निधन आशा, निर्धन आशा, निर्धन आशा या निराधन आशा। तो याद रखिएगा साथियों, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। निधन आशा हमारा बिल्कुल शुद्ध होगा। देखिए, निह माने यहाँ पर निह और निर दो आ गए यहाँ पर वर्ण। तो निह से हमारा रा आता है। निह मतलब विसर्ग से रा का आदेश होता है। तो विसर्ग से रा का आदेश होगा तो सीधे सीधे निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराशा। तो ये हमारा पहला ही इसका सही होगा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इत धन आदि, इति धन आदि, इति धन यादि, इत धन आदि या इति धन आदि। देखिए साथियों, ये हमारा ईयण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ईयण संधि। देखिए, इति धन आदि है ना। और हमारा क्या होता है? आ, ये है आ और ये है ई और आ मिलकर या हो गया। ई और आ मिलकर क्या हो गया? या हो गया। और या कब होता है? जब हमारा ईयण संधि, ईयण संधि का क्या कहना है? ईयण संधि का क्या है? इसको आप समझिए। देखिए, ई उ री लिरी है ना। ई उ री लिरी के बाद यदि कोई भी हमारा असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब है कि ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, री के बाद री ना आए, है ना। तो क्या होता है? तो असमान स्वर जब आता है ई उ री लिरी के बाद, तो ई उ री लिरी के स्थान पर य र ल व आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ई आया है, इति मतलब यहाँ पर है इति धन आदि, तो ता का ई की
ई आ गया और आदि का आ गया, ई का क्या हो गया, ई का या हो गया, इति के ता का ई जो है उसका या हो गया और आ का क्या हो गया, इस पे मात्रा चढ़ गई तो ये हो गया इत्यादि। क्या हो गया, इत्यादि। तो यण संधि का उदाहरण है और इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। तो साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखिएगा। हमारा अगला साथियों प्रश्न है, भूष्मा में प्रयुक्त संधि का ज्ञान का नाम बताएं। भूष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो साथियों भूष्मा, भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा, और देखिए भू में ऊ और ऊष्मा में ऊ, और मिलकर क्या हो गया ऊ, मिलकर क्या हो गया ऊ। मतलब जब हमारे समान वर्ण आए तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ये कौन सी संधि कहती है साथियों, तो ये हमारी संधि कहती है अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवियत्री, कब इत्री या कवि इत्री। तो साथियों इसमें से जो सही है वो हमारा सी ऑप्शन है, कब इत्री। कवि का स्त्रीलिंग जो है वो कब इत्री होता है, यह शुद्ध वर्तनी इसकी सी ऑप्शन है। इसका साथियों सी लगाएंगे। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी या कुमुदुनी, कुमुद, कुमुदिनी या कुमुदुनी। तो इसमें से कौन सा शुद्ध होगा, तो वो हमारा कुमुदिनी सही है। तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय। देखिए ये अशुद्ध इसलिए है क्योंकि ना यहाँ पर आया है और ना कभी आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पंचमा अक्षर जाके जो जा हमारा वर्ण है उसके वर्ग का पंचमा अक्षर आएगा। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ पर ना का प्रयोग जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो ये तो गलत है। मृत्युंजय भी गलत है क्योंकि ऊ की मात्रा गलत है और इस तरीके से गलत है। तो ये हमारा सी भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका भी हमारा सी ऑप्शन है। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन क्या करना है आपको, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व या द्वंद। तो साथियों इसमें से जो सही होगा वो हमारा सी ऑप्शन है, द्वंद्व। अगला है हमारा प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति, अपकर्ती, अपकीर्ति या अपकीर्ति। तो इसमें से साथियों जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, अपकीर्ति शुद्ध है। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधिपतन, अधःपतन या आधपतन। तो साथियों इनमें से जो कौन सा सही लगाएंगे आप, वो हमारा अधःपतन होगा। ये अधोपतन हमारा गलत है, इसको आप समझ लीजिएगा। ज़्यादातर लोग अधोपतन कर देते हैं, वो बिल्कुल अशुद्ध है। और हम आपको आगे चल के जब संधि पढ़ाएंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा अधःपतन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योतसना। तो ये साथियों देखिएगा इसमें से जो बी ऑप्शन है वो सही है। आधा ता और आधा सा का प्रयोग होता है ज्योत्सना के लिपि में। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। संपूर्ण या संपूर्ण या संपूर्ण या संपूर्ण। तो देखिए साथियों जो हमारा सही है वो संपूर्ण होगा, क्योंकि जो रा इस पे जो गलत उड़ा दिया है बी और डी का, ये रा जो आपको पा के ऊपर लगाया है वो गलत है। और इसमें देखिए यहाँ पर तो अनुस्वार का प्रयोग ही नहीं किया है सी में। तो ये हमारा ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुषुप्ति, सुषप्ति, सुसप्ति या सुसप्ति। तो साथियों ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सुषुप्ति। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ण कौन से हैं। अयोगभाव वर्ण साथियों याद रखिएगा, जो हमारा अंग और अह प्रयोग होता है, अंग अह, ये हमारे अयोगभाव वर्ण हैं। अंग अह अयोगभाव वर्ण में प्रयोग किए जाते हैं, अंग अह। और ये इस तरीके से है ना, आप जब बचपन में तो कहते थे अंगह और अह, है ना। तो इस तरीके से ये अंगह जो हमारे क्या हैं,
अयोगवा वर्ण हैं। और अगला हमारा साथी प्रश्न है क्ष, क्ष, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, प्रकंपी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो साथियों इसमें से आपको बताना है ये कौन से हैं। श, 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 स, ह ये हमारे कौन से व्यंजन हैं? ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। श, क्ष, स, ह ये हमारे संघर्षी व्यंजन हैं। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है ए और ऐ वर्ण का क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, नासिक्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो याद रखिएगा साथियों, जो ए ऐ वर्ण होता है वो कंठ तालव्य होता है। कौन सा होता है? कंठ तालव्य। अब कहेंगे आप साथियों कंठ तालव्य क्यों होता है? देखिए ए और जो ऐ है साथियों वो हमारा संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। और ये संयुक्त स्वर किस किस का है? ई का है ना। आ और ई का जो योग है वो संयुक्त स्वर का हो गया। आ और ई, आ और ई का जो योग है वो ए बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर आ और ए का जो योग है वो हमारा ऐ बन गया। तो आ किसका है? कंठ का है। आ जो वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कंठ का है और ई जो उच्चारण स्थान है तालु का है। तो दोनों का योग जो हो गया वो कंठ तालु हो गया। कंठ तालव्य कहेंगे, कंठीय वर्ण या तालव्य वर्ण। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये संयुक्त जो स्वर है इसके दोनों उच्चारण स्थानों को हम एक साथ लिख के इस तरीके से देखते हैं तो इसका कंठ तालव्य हो जाएगा। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो साथियों इसमें से श, य, ज और ग। देखिए इसमें यहाँ दिया है तो ये हमारा मतलब नासिक है, क्योंकि याद रखिएगा नासिक वर्ण हमारे प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है वो नासिक वर्ण में आता है। तो हमारा यहाँ जो बी ऑप्शन है इसका सही होगा। साथियों अगला हमारा प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों अनुस्वार, अंतहस्त, अयोगवा या अकारांत? देखिए आकारांत, अकार है ना, अकार सकार ये सब क्या है? ये हिंदी वर्णमाला में इस तरीके से इनको बोला जाता है, अकार सकार। तो अकारांत अर्थात आ का प्रयोग कहाँ हुआ है? अंत में हो रहा है। तो ये क्या है? इसका सही है कि अंत में आ आता है तो उन्हें हम कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? तो याद रखिएगा आ, ई, जा और ढा में आ जो होता है वो साथियों हमारा पश्य स्वर में आता है। किस में आता है? पश्य स्वर में आता है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है अनुनासिक शब्द अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह से या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो अनुनासिक हमारे जो वर्ण होते हैं है ना वो कहाँ से प्रयुक्त होते हैं? नाक और मुंह दोनों से प्रयुक्त होते हैं। तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वही होंगे जो मुंह और नाक दोनों से हम बोलते समय हम जिनको प्रयोग करते हैं तो वो हमारे अनुनासिक हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं साथियों वो हमारे वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। कौन कौन सा? अंगा, इया, अणा, न, म। तो ये हमारे जो 5 अक्षर हैं ये हमारे किसके हैं? ये हमारे अनुनासिक व्यंजन हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन साथियों याद रखिएगा चा वर्ग जो है वो तालव्य का होता है। ईचु ऐसा नाम तालु। चा वर्ग जो होता है प्रत्येक वर्ग का हम आपको बता देंगे। चा वर्ग जो होता है वो हमारा किसका होता है? तालव्य का होता है। तो देखिए समझ लीजिएगा चा वर्ग समझ लीजिएगा। देखिए चा वर्ग जो है वो हमारा किसका हो गया? तालव्य का हो गया, है ना। और उसके बाद अगर हम इससे पहले जो बात करेंगे का वर्ग की, का कंठ से हो जाएगा, का से कंठ हो जाएगा। ठीक है, चा तालव्य से हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टा, टा हमारा मूर्धा का हो जाता है। टा किसका हो जाता है? मूर्धा का हो जाता है। उसके बाद ता आता है, ता है ना। हमारा ता जो होता है वो दंत का हो जाता है। किसका हो जाता है? दंत का हो जाता है। और उसके बाद हमारा आता है पा, पा जो है हमारा वो साथियों ओष्ठ का हो जाता है। किसका हो जाता है? ओष्ठ हमारे उच्चारण स्थान का हो जाता है। तो इसमें पूछा है तालव्य, तालव्य का होता है च, छ, ज, झ। जो हमारा ए ऑप्शन है वो इसका सही होगा साथियों। सॉरी। अगला है साथियों हमारा य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म,
तालव्य, अंतःस्थ या ओष्ठ। तो साथियों यर अलावा जो होते हैं अंतःस्थ होते हैं। कौन से होते हैं? अंतःस्थ होते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। इनमें से बताना है मूर्धन्य। तो हमने आपको बताया इसमें से मूर्धन्य कौन सा? टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य का होता है। तो टा वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं इसमें? टा वर्ग के हमारे सी ऑप्शन है इसमें, डा और ढा, वो हमारा टा वर्ग है। तो यही हमारा मूर्धन्य के व्यंजन हो गए साथियों, सी ऑप्शन, डा और ढ ये टा वर्ग के वर्ण है, इसलिए ये मूर्धन्य है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, श्र वर्ण किस योग से बना है? देखिए श्र, समझ लीजिएगा श्र। अब ये श्र किस किस का योग है? शा और र, ठीक है। लेकिन ये जो ये रा है ये पूरा होगा, हमने क्या आपको बताया, ये रा पूरा होगा। तो ये जो शा है वो आधा होगा। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो कौन सा इसमें जो मिला लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा पहला ही ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, देखिएगा, ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? ज य ज य आ ज अणा या ज य। तो साथियों याद रखिएगा जो हमारा जा है वो हमारा स्वर रहित जा, और हमारे चा वर्ग का जो चरण स्थान है, चा वर्ग का जो पंचमा अक्षर है या उसके योग से बना है। तो साथियों तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो ए है वो सही है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, त्रा वर्ण किसके योग से बना है? त्रा जो हमारा ता है, ता स्वर रहित ता और रा, तो ये हमारा किससे बन जाता है? त्रा बन जाता है। जैसे इस तरीके से आपको लिखे देखा होगा, ये तो ता हो गया ये वाला, और ये जो मात्रा है वो रा की मात्रा है। और रा की ये कौन सी मात्रा कही जाती है? तो ये वाली मात्रा होती है वो रा की होती है, वो पूरी होती है। और ये वाली जो मात्रा होती है वो कैसी? स्वर रहित रा की होती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, क्ष वर्ण किसके योग से बना? क्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो ये हमारा जो साथियों योग है क श क क्ष क च या क श। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। जो हमारा क्ष है ना, वो हमारे स्वर रहित का और मूर्धन्य शा के योग से बना है। तो इसको भी आप समझ पाए होंगे साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, इसको समझते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छत्र ज्ञश्र यर लव शक्ष सह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो यर लवा है वो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, शक्ष सह है ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, और छत्र ज्ञश्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये व्यंजन हैं वो किन्हीं दो वर्णों के योग से बने हैं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, है ना साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन जिनको कहते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़। तो ये हमारे कौन जाते हैं? द्विगुणित व्यंजन हो जाते हैं। श श य व ये हमारे कौन से हैं? अंतस्थ में आ जाते हैं। और ये किस में आ जाते हैं? ये हमारे ऊष्म में आ जाते हैं। साथ ही अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपको हम बता दिए हैं ऊष्म व्यंजन हमारा श क्ष स ह, ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो ऊष्म व्यंजन का है। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छत्र ज्ञश्र। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला साथियों प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 33। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में साथियों 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ध्वनि, व्यंजन, वर्णमाला या वाक्य। ध्वनि, व्यंजन, वर्णमाला या वाक्य। तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इनमें से आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिएगा यदि हम कहें साथियों वर्ण जो है हमारी कैसी है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, क्योंकि इसको हम लिपिबद्ध कर सकते हैं। अगर हम जिसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते तो वो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। तो ये वर्ण है जो हमारा लिपिबद्ध किया जाता है, तो ये हमारे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। स्वर व्यंजन इन शब्दों में वर्ण
जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो साथियों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? अयोगवा साथियों याद रखिएगा, हमने आपको बताया था अनुस्वार जो अंग और अह है ना, इसका मतलब ये अनुस्वार है, इसका मतलब ये विसर्ग है। तो ये जो विसर्ग है साथियों वो अयोगवा में आता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आपको आदि जननी बतानी है। हिंदी की आदि जननी अर्थात हमारी जो संस्कृत है वो हमारी मातृभाषा हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। तो आप समझिएगा बी ऑप्शन इसका सही है। साथियों आज का आखिरी प्रश्न है, आपको देखना है हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं। हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं आपको बताना है। हिंदी में हमारे कितने 52 मूल वर्ण हैं। कितने 52 मूल वर्ण हैं। तो साथियों आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्णमाला से संबंधित और भी सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की। आगे भी हम ऐसे ही सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी की वीडियो लाते रहेंगे। तो साथियों अगर आप हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप इन सभी वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।